2 सालों में भारत समेत संपूर्ण विश्व में 2 बड़ी चुनौतियां सामना कर रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की समस्या ने युद्ध ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल मेरठ से जुड़ा हुआ है। अगर मेरठ की बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बन जाने से कब तक बनेगा और यदि बन जाता है तो उद्योग धंधे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना फायदा? देखिए, इसके 2023 के अंत तक इसके ऑपरेटिव होने की का एक टारगेट है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यदि बातों से है उसकी गति भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसकी क्वांटिटी के अंदर भी इजाफा होगा। और रेल के माध्यम से आज भी सड़क के मुकाबले थोड़ा सस्ता ये ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है माल की ढुलाई की दृष्टि से। और एक और भी फ़र्क इसका पैसेंजर ट्रेन पर भी पड़ेगा कि जो मालगाड़ियों को पैसेंजर ट्रेन के रूट पर ले जाना पड़ता है तो उसकी वजह से उनके टाइम टेबल को थोड़ी बहुत अनेक बार दिक्कत होती है या बहुत बार उनके साथ एडजस्ट करते हुए माल को पहुंचने में विलम्ब होता है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाने के बाद माल ढुलाई का एक पृथक रूट बन जाएगा तो निश्चित रूप से उद्योग को सामान को पहुंचाने में बहुत आसानी होगी और बड़ा बढ़ावा मिलेगा उसका। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने तमाम मदरसों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों को राष्ट्रगान गाकर अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना होगा क्या? देखिए, मुझे तो हैरत होती है कि असदुद्दीन ओवैसी इस प्रकार की बातें करते क्यों हैं। यदि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था तो मुझे तो यही बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अब यदि हो रहा है तो ओवैसी को इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की बात नहीं, व्यवस्था की बात है। कोई भी हमारे जो विद्यालय हैं और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, लेकिन यदि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता था तो हो रहा है तो अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियों को दलीय सीमाओं से उठ करके देखना चाहिए। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, उनको दबा रही है। अल्पसंख्यकों को केवल कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस ये बात वर्षों से कहती आ रही है। देखा जाए तो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, यही कांग्रेस का देश की आज़ादी के बाद से एक आधार रहा है। तो उनकी बात का कुछ अर्थ नहीं है। बेहतर ये होगा कि चिंतन शिविर के अंदर कांग्रेस इस बात को सोचे कि क्यों उनकी पंजाब के अंदर बड़ी में नई सरकार खत्म हो गई, क्यों उनको उत्तर प्रदेश के केवल 2 उनके विधायक आए, क्यों उनके नेतृत्व के विषय में एक अविश्वास का माहौल आए। और देखा जाए तो देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तो भी मैं इतना केवल कहना चाहता हूँ कि सोनिया जी का जो ये राज परिवार है वो कांग्रेस की चिंता करे, कांग्रेस के संगठन की चिंता करे। और चिंतन शिविर का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ ये उन्होंने घोषित किया होगा, उसमें देखते हैं क्या निकल करके आता है। कांग्रेस पुनर्जीवित होती है कि नहीं होती है, मुझे तो उम्मीद कम है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है सोनिया गांधी ने कि लगातार केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दलों को डरा रही है, धमका रही है। सीबीआई हो या प्रवर्तन निदेशालय हो, तमाम जो एजेंसियां हैं इसका लगातार केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। एजेंसी केवल अपना काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार के इतने जो मामले यूपीए की सरकार के अंदर थे या उससे पहले की सरकारों के द्वारा होते थे उनको उजागर कर रही है। ये मोदी जी की सरकार है, 8 साल से अधिक हो गया, लेकिन एक भी चार्ज किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का उनकी सरकार के ऊपर नहीं है, हमारी प्रदेश सरकार के ऊपर भी नहीं है। अब जिन सरकारों के समय में भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच हो रही है तो उसको इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, खाली वो स्वायत्त एजेंसियां हैं। और देखा जाए तो सीबीआई जिस ढंग से कांग्रेस के ज़माने में काम करती थी उस समय उसको जो है तोता कहा गया था, पिछले का तोता उनके ज़माने में कहा गया था। तो सीबीआई हो या ईडी हो, वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। उसमें पक्ष का कौन है विपक्ष का कौन है ये उसका विषय नहीं होता है। और इन चीज़ों को उसी रूप में देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, पारदर्शिता आती है तो देश के लिए अच्छा है और शासन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि जब कांग्रेस शासन में था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को तोता कहा गया था। तो क्या आप लोगों के शासनकाल में तोता आज़ाद है क्या? बिल्कुल आज़ाद है, स्वायत्त ढंग से वो काम करता है
और अनेक बार इस प्रकार के लोगों के खिलाफ भी उसने कार्रवाई की है जो ऐसा लगता है कि भाई भाजपा से या सत्ता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तटस्थ रूप से जहाँ कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला है और सीबीआई स्वयं उसका निर्णय करती है, उसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं, तो स्वायत्त ढंग से काम कर रही है। कोई भी जो एजेंसी हमारी है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार की वो अधीन उसकी एजेंसी नहीं है वो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जो एजेंसीज काम करती हैं वो स्वायत्त ढंग से अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। सोनिया गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे जो महान नेता थे भारत के, उनके योगदान को केंद्र सरकार नकार रही है और महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनकी विचारधारा को आप लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें सोनिया जी को करना बंद करना चाहिए। किसको तो कहीं महात्मा गांधी हत्यारे, कहाँ किसकी बात हो गई, और नेहरू जी के योगदान को किसने नकार दिया। और प्रधानमंत्री का जो इतना बड़ा म्यूजियम बनाया है उसमें सबसे पहले उन्हीं का उल्लेख है। वास्तव में हुआ ये जरूर है कि नेहरू जी ने या उनके ज़माने के सारे इनके खानदान के लोगों ने देश के अन्य जो भी नेता थे जिन्होंने देश के लिए जीवन दिया, देश के विकास में योगदान किया, उनको खुद ही ध्यान नहीं रखा, उनकी उपेक्षा की। कांग्रेस के भी जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा महाराज जी थे उनकी उन्होंने उपेक्षा की। तो अन्य जो बड़े नेता थे उनका तो उन्होंने ख्याल ही नहीं करा, चाहे वो नेता सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे और लोग हों। तो भारतीय जनता पार्टी केवल इतना कर रही है कि जिन जिन लोगों का, महापुरुषों का देश की आज़ादी की लड़ाई में, देश के निर्माण में योगदान रहा, सबका स्मरण किया जाए, केवल एक परिवार के लोगों की का महिमा मंडन न किया जाए। गृह मंत्री थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे ही खत्म होगा पश्चिम बंगाल में भी देश में एनआरसी और सीए लागू किया जाएगा। इसको लेकर विपक्षी दल घबराए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार विपक्षी दलों में इतनी घबराहट क्यों? देखिए, वोट बैंक की राजनीति ही उनकी घबराहट का कारण है। अन्यथा स्पष्ट बात यह है, सीए जो हुआ उसके अंदर इतनी बात केवल कही गई है कि जिन लोगों को देश की आज़ादी के बाद भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिला, प्रताड़ित होने के बाद भी, ये उसमें स्पष्ट है, वही कानून है वो कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग थे, 6 वर्ग हैं वो, जिनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ और इस वजह से वो लोग मजबूर हुए आने के लिए, उनको नागरिकता की सुविधा दी जाए, उसका सम्मान दिया जाए। ये अब तक हुआ नहीं था। सारे नेताओं ने इस बात को कहा, गांधी जी ने भी, सबने, तो हमने किया। तो सीए करना चाहिए उनको, और सीए के द्वारा किसी का उत्पीड़न नहीं होने वाला है। गृह मंत्री जी बार बार इस बात को कह चुके हैं। जो इस देश के रहने वाले मुस्लिम हैं, जो यहाँ रहते आए हैं, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये केवल जो अवैध रूप से घुसपैठ करके लोग आते हैं, देश के अंदर जो अव्यवस्था पैदा करने के लिए आते हैं, उनकी एंट्री जरूर बंद होगी, और जो जेन्युइन रूप से प्रताड़न के कारण से आए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री के बयान के बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये देश का कानून नहीं बल्कि बीजेपी का कानून है। यदि देश का कानून होता तो संसद के अंदर इस पर चर्चा होती। ये देश में कभी लागू नहीं हो सकता और गृह मंत्री आग से खेलने का काम कर रहे हैं। ममता जी के स्टेट की जो हालत है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। सर्वाधिक हिंसा वाला वो प्रदेश है और फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचे का, संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक उल्लंघन करने वाला वो शासन है। हत्याएं वहाँ पर निरंतर होती हैं और ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा गैर जिम्मेदाराना उनका ये वक्तव्य है। जो कानून बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर व्यापक चर्चा के बाद पास हुआ है, और पार्लियामेंट जो है ये जनता के द्वारा बनाई जाती है, जिसको जनता ने इस बिल को पास किया है, उसके बारे में इस प्रकार की बात करना ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है। अगर वर्तमान की बात करें, क्या आपको वाकई लगता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी वजह से आज हिंदुस्तानी जो हैं उनके हक को मारा जा रहा है? नहीं, मारा ही जा रहा है। वो लोग आते हैं, और अब तो और भी कष्ट की बात यह है, तकलीफ की बात यह है कि बहुत सारे अपराधों में वो लोग लिप्त रहते हैं। और सीधी सीधी बात है, एक आखिर सीमाएं क्यों होती हैं, नागरिकता कानून क्यों होते हैं, नागरिकता की व्यवस्था क्यों होती है? कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी देश के अंदर चला है, ये तो कोई देश अनुमति इस बात की नहीं देता है। कोई भी देश हो, चाहे वो मित्र देश हो और चाहे वो मित्र देश न हो, परंतु कहीं से कोई भी आकर के कहीं पर भी बस जाए, ये तो इसकी इजाज़त नहीं होती थी। सीमाएं किस लिए हैं? तो वास्तव में घुसपैठ की कि हम लोग काम उसको उसके खिलाफ बोलते हैं, और घुसपैठ ने देश के डेमोग्राफी को भी परिवर्तित किया है, उसको प्रभावित किया है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, उसके कारण से समस्याएं पैदा हो रही हैं। हमारा इशू वो है कि वो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे देश का जो नागरिक है वो सुरक्षित रहे, उसके अधिकारों का हनन न हो। उस नाते घुसपैठ को कोई भी देश अनुमति नहीं दे सकता, और हमको नहीं देनी चाहिए। जो लोग अनुमति देने की बात करते हैं, उनके जो स्वार्थ हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ हैं, वो फिर मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ, वो वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित लोग हैं।
तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो लगातार बांग्लादेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी को घुसपैठियों से प्रेम है क्या, या फिर राजनीति है? नहीं, उनको संरक्षण देती ही है वो। यानी पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि 3 करोड़ के आसपास जो है लोग घुसपैठ के रूप में प्रवेश किए। वो कहती नहीं कि वो स्वीकार ही नहीं करती इस बात को। पार्लियामेंट में इंद्रजीत गुप्ता जी का जवाब है, उसको स्वीकार ही नहीं करती। अब जो जनसंख्या का जो परिवर्तन हुआ है, जो कितने हिंदू वहाँ थे, कितने मुस्लिम वहाँ थे, वो जो कैसे परिवर्तन हुआ है वो, लेकिन सबको डिनाई करती हैं वो। यानी आंख मूंद करके केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस प्रकार की बातों करती हैं जो एक प्रकार से देश के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। और ममता जी से मैं फिर उसी बात को कहना चाहता हूं, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उनसे अधिक जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से जनता का ध्यान हट जाए, इसलिए केंद्र सरकार माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार कहाँ माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है? कुछ केंद्र सरकार ने किया है? कुछ कानून व्यवस्था प्रदेशों का विषय है। केंद्र सरकार ने किसी को कहा है कि तुम ऐसा करो? जनता में से कुछ विषय उठते हैं, प्रदेश सरकारें हैं जो कानून व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी है उसको हैंडल करती हैं। कहाँ केंद्र सरकार ने किया है? बल्कि मुझको ये लगता है क्योंकि विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अच्छे ढंग से काम कर रही है। महंगाई है, हमने स्वीकार किया है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल से। बुलडोजर की बात करें तो अब तक बुलडोजर यूपी में चलता था, विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के दहशत में थे, लेकिन बुलडोजर अब दिल्ली तक पहुंच आया है। अरविंद केजरीवाल बुलडोजर की काट खोजने के लिए अपनी कैबिनेट की एक बैठक भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार बुलडोजर से इतना डर क्यों? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। बुलडोजर कोई ऐसा तो नहीं किसी वैधानिक रूप से रह रहे नागरिक के ऊपर कुछ काम करता हो। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है। बुलडोजर जो है, जो अवैध कब्जे हो गए हैं, अवैध भवन बन गए हैं, अतिक्रमण हुए हैं, उसके खिलाफ काम करता है, अपराधियों के खिलाफ काम करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। जो अपराधी है वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी उपासना पद्धति को, जो धर्म को मानने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यही दिल्ली में हुआ है। तो अवैध कब्जों को बनाए रखने की कोशिश यदि कोई दल करता है, ये तो कानून के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हाँ, कब्जे तो हटने चाहिए। उतना ही बुलडोजर कर रहा थी। हाँ, बुलडोजर ने किसी का वैध रूप से बना हुए मकान के खिलाफ कार्रवाई की हो, जरूर दोषी, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो यदि अरविंद केजरीवाल जी बुलडोजर का मुकाबला करना चाहते, उसकी काट खोजना चाहते हैं, इसका एक ही उपाय है कि वो अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े हों, उनको किसी प्रकार का संरक्षण न दें। क्योंकि देखा जाए तो बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचता है, बिना कुछ किए, बिना किसी तोड़ फोड़ के वापस आ जाता है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर एक खास समुदाय को टारगेट कर रही है। नहीं, आप पूरे आंकड़े देख लीजिए, दिल्ली के आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली में जहांगीरपुरी के अंदर भी हिंदू वर्ग के भी कुछ अतिक्रमण हटाए गए, और भी सब जगह के देख लीजिए। तो ये जो हर चीज़ के अंदर हिंदू मुस्लिम देखना, ये गलत है ये, और ये वास्तव में देश के वातावरण को खराब करता है। और असदुद्दीन ओवैसी, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, वो क्या दोबारा देश को मैं वैसा शब्द कहना नहीं चाहता, क्या दोबारा विभाजन की उनकी मंशा है। आपकी अगर बात करें तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबे समय से किसानों की नाराजगी की बात कही जाती रही है। किसानों की नाराजगी दूर हो, क्योंकि देखा जाए जिस कमेटी की एमएसपी को लेकर कानून बनने के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी, अभी तक उसमें ज़्यादा कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई है। उनकी नाराजगी दूर हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है? नहीं, नाराजगी थी कहाँ। मैं प्रारंभ से कहता आ रहा हूँ कि जो छोटा किसान है वो कहीं भी नाराज नहीं था। हमने कृषि कानूनों के बारे में ये कहा कि हम समझा नहीं पाए। हमने ठीक प्रकार से किसानों के हित में काम किया, और चुनाव के जो परिणाम है इस बात का को वो बताते हैं कि वास्तव में सामान्य किसान, छोटा किसान भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से या योगी जी से नाराज नहीं था। हमको समर्थन दिया। और जहाँ तक एमएसपी उसकी बात है, देखिए बहुत सारे, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार प्रस्ताव आया है, कोई एक मत नहीं बनता लोगों में, कमेटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कोई बहिष्कार की बात करता है। आपको यदि चर्चा करनी है तो चर्चा के अंदर आपको भाग लेना पड़ेगा, बिना भाग लिए चर्चा नहीं हो सकती। तो कमेटी बनाने के लिए सरकार तैयार है, एमएसपी के ऊपर व्यापक विचार विमर्श हो, इसके लिए सरकार तैयार है।
इसके अलावा अगर देशद्रोह केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तो फिलहाल कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, और जो मामले अभी तक कोर्ट में लंबित हैं उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो और फैसला होना चाहिए अदालतों द्वारा। आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम हमेशा सम्मान करते हैं, उन्होंने एक फैसला दिया है। अब ये ठीक है कि कुछ हो सकता है, लक्ष्मण रेखा तो सबको पालन करनी चाहिए, लेकिन खुद हमारी भी मतलब सरकार ने इस बात को कहा है कि जो ये देशद्रोह का, राजद्रोह का जो कानून था उसके अंदर हम परिवर्तन करना चाहते हैं। और 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक फैसले में ये कहा कि नहीं, ये कानून ठीक है। तो समय बदलता है, समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन इस विषय के ऊपर सरकार अकारण किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, इस बिल्कुल इस मत की नहीं है। लेकिन हाँ, जो देश के प्रति विद्वेष का भाव रखते हुए कोई काम करता है वो बच करके न जाए, ये भी कानून होना चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ जो संशोधन करने की आवश्यकता होगी, सरकार ने कहा है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो निर्दलीय अमरावती से सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगी तो राजद्रोह का मुकदमा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों से अब बचा जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रकार का एक निर्णय दिया है, वो उसमें नवनीत राणा के साथ जो राजद्रोह का मुकदमा खड़ा किया या इस प्रकार के और भी कुछ मसले हो सकते हैं, उसके कारण से ये दिया होगा ही। इसके अलावा अगर ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो कोर्ट के आदेश से कहा गया है कि वहां पर सर्वे होगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को, एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरा खोना नहीं चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, इस पर राजनीति क्यों? देखिए, मुझे असदुद्दीन ओवैसी पता नहीं कितने बड़े नेता बनना चाहते हैं मुस्लिमों के, मैं उस बात को फिर दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतिहास को कालीन के नीचे दबाने से काम नहीं चलता है। इतिहास को समझना पड़ता है, इतिहास का मुकाबला भी करना पड़ता है, उसका सामना भी करना पड़ता है। और ये तो सब जानते हैं कि ज्ञानवापी नाम से ही लगता है कि वो जो है मंदिर था, वहाँ पर ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं था, वहाँ पर मस्जिद बनी है, तो उनको डर किस बात का है? प्रमाण को आने दीजिए। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा जो है यहाँ की आस्था का विषय ये है, असदुद्दीन ओवैसी से ये बात पूछी जानी चाहिए, उनका बात का जरूर जवाब दें वो, कि क्या ज्ञानवापी, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, इसको तोड़ने का जो आदेश दिया गया था वो ठीक था? उसे सहमत हैं वो? क्या वो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको तोड़ने का दिया गया था, वो सहमत है क्या? उनको अपना आदर्श मानते हैं वो, बाबर को या औरंगजेब को? क्या जो है गुरु गोविंद सिंह को जो धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन कर लें, इस्लाम स्वीकार कर लें, इसके कारण से उनको कत्ल किया गया, क्या उसका समर्थन करते हैं वो? आज ये मुस्लिम नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो धर्मांध कदम थे, क्या वो ठीक हैं? क्या उनके साथ वो खड़े हुए हैं? और जो उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं तो उनको उसी अनुसार व्यवहार करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव का ये देश है, ये इस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति का देश नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान में अब जरूरत है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो और देश दुनिया को सच्चाई का पता चले कि आखिरकार वहां पर था क्या? नहीं, क्यों नहीं चलना चाहिए पता? मैं तो कहता हूँ ताजमहल के अंदर भी ठीक है जो निर्णय दिया वो, लेकिन थी वहां पर 22 कमरे, क्यों नहीं खोल करके देखे जाने चाहिए? आप घबराए क्यों रहे हो आप? और भी कुछ वहां है ऐसा, आप कहिए कि हाँ गलती हुई भाई, हम उसके साथ नहीं जिन्होंने ऐसा काम किया, इसमें हर्ज क्या है? आप देखिए, कोई विजेता है, कोई विजित है, इस प्रकार के समाज रहते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। आप जो है वो 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके और कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद निर्माण करते हैं, और आप ये भी नहीं कहते कि उन्होंने गलत काम किया जिन्होंने 27 मंदिर तोड़े, कैसे बात बनेगी? तो कहीं ना कहीं ये समझदारी मुस्लिम नेतृत्व को दिखानी पड़ेगी कि जो कुछ भी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर किया, वो हमारी राय, हम उसके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दल ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार को, कि जानबूझकर ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि देश की महंगाई, बेरोजगारी से जनता का ध्यान डाइवर्ट हो सके, और खासतौर पे 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने कहाँ उठाया इस विषय को? भाजपा ने विषय नहीं उठाया, जनता के अंदर लोगों ने उठाया ये विषय, और कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है, जिस ढंग से जो फैसले दे रहा है। भाजपा ने कहाँ विषय उठाया है? भाजपा ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इसलिए राम मंदिर बन रहा है, भाजपा ने कोई जबरदस्ती नहीं की किसी प्रकार की, धैर्य रखा भाजपा ने, और भाजपा ने हमेशा कहा कि राम मंदिर, ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला थे उसके अनुसार से काम होगा। उसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद खो गई, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी वो सम्मान नहीं करते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए, इसको ठीक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। जिद से
केवल जो है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने से लाभ नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि 1991 जैसा माहौल बनाना चाहती है भाजपा। अब वो क्या कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। उनके वक्तव्यों से देश का वातावरण खराब हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे, इस देश के बहुतांश लोगों की आस्था का सम्मान नहीं कर रहे, तो उनको संयम बरतना चाहिए। अन्यथा मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए लगातार वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। मस्जिद का मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि 2024 में बीजेपी को चुनाव में जाना है, इसलिए अभी से ही चुनाव की तैयारियां हैं। हम तो लाए नहीं है मस्जिद के विषय को, हम कहाँ लाए हैं? हम तो केवल जो है हम तो सबका साथ सबका विकास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हमने कहीं फर्क किया है क्या? हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, हमने कहीं फर्क ही नहीं किया। हिंदू है कि मुस्लिम है, लाभार्थी जो है गरीब है वो सब लाभार्थी है। वो मकान मिले मुस्लिमों को खूब बड़ी संख्या में मिले हैं, सब्जियों के लाभ मिले हैं उनको। ये जो कीड़ा है सांप्रदायिकता का, ये ओवैसी के दिमाग में है। इसके अलावा अगर राज ठाकरे की बात करें तो उन्होंने अयोध्या आने का ऐलान किया है कि अयोध्या आएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के एक सांसद ब्रिजभूषण शरण हैं, वो कह रहे हैं कि माफी मांगना पड़ेगा राज ठाकरे को अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से। दूसरी ओर अयोध्या सांसद हैं लल्लू सिंह, उनका कहना है कि आना चाहिए भगवान राम की शरण में। आपकी राय क्या है? नहीं, भगवान राम की शरण में सब जा सकते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई राज ठाकरे हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, या कोई और हो, हर सबको राम सबके हैं। वहाँ जाएं, आप प्रेम से राम को प्रणाम करें, राम के दर्शन करें, सबको अधिकार है। इसके अलावा अगर लाउड स्पीकर की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने लाउड स्पीकर को उतारा, जहां पे ज़रूरत था वहां पे लाउड स्पीकर की आवाज़ को भी कम करवाई, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, लेकिन लगातार विपक्षी दल इसको लेकर निशाना भी साध रहे हैं। देखिए, यदि लाउड स्पीकर के विषय को पर्यावरण की दृष्टि से कुछ सोचेंगे तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखाई देगी। समस्या भाई हिंदू मुस्लिम की है, उसके कारण से कठिनाई होती है। मैंने तो खुद पार्लियामेंट के अंदर विषय उठाया था कि शोर का जो, ध्वनि का जो प्रदूषण है वो आम लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह है, इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में उठाया विषय, और ये आज पर्यावरण के विषय में सारे देश के अंदर चर्चा होती है। क्लाइमेट चेंज का बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बहस हुई है, तो उसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। प्रत्येक चीज़ के अंदर जब ये हिंदू मुस्लिम होता है तब ये समस्याएं होती हैं। उससे ऊपर उठें, उसी ढंग की बात करें। यदि जो है प्रदूषण होता है तो वो लोग भी समझाएं या ठीक कहा जा रहा है, भाई वॉल्यूम कम रखो। आखिर जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी, तब भी जो है मंदिरों के अंदर आरतियाँ होती थी, सभी के लिए है ये। तो प्रदूषण का स्तर कम रहे, ध्वनि का प्रदूषण कम रहे, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 और 35 से हटने के बाद केंद्र सरकार ये दावे करती थी कि अमन होगा, शांति होगा, लेकिन देखा जाए तो लगातार कश्मीरी पंडित वहां पर निशाना बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कमी कहाँ? नहीं, देखिए, समस्या पुरानी है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज कश्मीर के अंदर विकास का भी मार्ग खुला है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। वहाँ पर टूरिज्म भी वहाँ का बहुत बड़ा है। आप देखें सारे होटल्स भरे हुए हैं। एक दो घटनाएं होती हैं, वो चिंताजनक है कि नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर वो इस बात को मैं कहूँगा कि इसके लिए सरकार तो कोशिश कर ही रही है। जो मुस्लिम नेतृत्व है कश्मीर का, उसको समझदारी से काम लेना चाहिए। उसको ये आग्रह करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश उनके द्वारा होनी चाहिए। क्योंकि इसी मसले से जुड़ा हुआ है, संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से हिंसा लगातार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो पाकिस्तान को लेकर रणनीति है उसमें भी खामी है। संजय राउत बोल रहे हैं, उनका प्रीजुडिस रहता है, उनका पूर्वाग्रह रहता है। वो खुद, अब मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे जो कमेंट्स हैं विभिन्न दलों के लोग करते रहते हैं। हम अपने कमिटमेंट के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी आस्था के साथ कश्मीर का हित करने की दृष्टि से कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बराबर आगे बढ़ते रहेंगे, ये टिप्पणियाँ होती रहेंगी, हम इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मेरठ से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया और साथ ही कहा कि बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, लेकिन जानबूझकर समाज में अफवाह और संशय फैलाने का काम विपक्षी दल कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से समझती है।
फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।